चैप्टर इसके बाद 9 और 10 दो बचा, 9 नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। तेरा लास्ट टॉपिक बचा है खाली, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल रूरल एंड हिली एरियाज। 30, 31 और 32 में हाफ पेज, ऑलमोस्ट 1.5-2 पेज बचा हुआ है। ठीक है, देखना आया था ये वाला। मैक्सिमम आ रही है। एक तो ये वाला था, एक आईपीआर में क्वेश्चन था, एक बिजनेस फाइनेंस क्या है ना, क्रेडिट क्या है था, और बाकी चार्ट में सर 20 जो चल रहा है अभी तो 2 क्लास, फ्राइडे को ही हो जाए, कल ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। और जो एडजस्टमेंट है वो 20 है ना, वो तो टाइम लगेगा एडजस्टमेंट। सिंगल एंट्री तो उसके बाद वाला है, 21 है शायद। हाँ तो सिंगल एंट्री मतलब पूरा सिलेबस खत्म होने में कितना टाइम लगेगा बोल रहे हो? तो 20 तो 19 के बाद ही पढ़ेंगे ना, तो लास्ट चैप्टर ही तो होगा वो। सिंगल एंट्री पढ़ाने में 2 क्लास, छोटा चैप्टर है वो। देखना टॉपिक है गवर्नमेंट असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। तो गवर्नमेंट क्या हेल्प करता है, क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगर हम बिजनेस या इंडस्ट्री खोलते हैं, कहाँ पे? रूरल एरियाज में या फिर बैकवर्ड एंड हिली एरियाज में। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हर एरिया का डेवलपमेंट हो, खाली अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट ना हो, साथ ही साथ रूरल एरियाज गांव का भी डेवलपमेंट हो, प्लस हिली एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। हिली एरियाज तुम देखोगे हमेशा बैकवर्ड रह जाता है, पिछड़ा रह जाता है। रीजन है कोई भी चीज पहाड़ों में पहुंचाना, कोई भी बिजनेस पहाड़ में करना, कोई भी इंडस्ट्री पहाड़ों में सेटअप करना कॉस्टली होगा, क्योंकि सामान पहुंचाने में चढ़ाने में ही ज़्यादा खर्चा लगेगा। ठीक है, इसलिए यू विल सी ऑलवेज कि जो हिली एरियाज होता है, जो माउंटेन एरियाज होता है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कभी इंडस्ट्री कभी बिजनेस उतना ज़्यादा सेटअप होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ये एरियाज भी डेवलप हो, इसीलिए गवर्नमेंट स्पेशल हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगर हम बिजनेस ओपन करते हैं गांव में, दैट इज रूरल एरियाज, या फिर बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज में अगर हम बिजनेस ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है? आज जैसे कश्मीर है, ठीक है, या फिर जो इधर सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, ये सब बहुत अंडर डेवलप्ड है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, ये सबको लेंगे तो ये सब जगह बहुत कम डेवलप्ड है। रीज़न है सिर्फ माउंटेन होना, हिली एरियाज होना। कोई भी बिजनेस हिली एरियाज में करना हमेशा डिफिकल्ट होगा। तुम अगर माउंटेन एरियाज में जाओगे, जो चीज़ नीचे 100 रुपये में मिलता है, माउंटेन में ऊपर वो 150-200 रुपये में मिलेगा, क्योंकि उनको उतना रुपये खर्चा हो जाता है सामान को ऊपर लेकर आने में। राइट, नीचे जो चीज़ 100 रुपये में है, माउंटेन में वही चीज़ ऊपर पहाड़ों में 150-200 रुपये में मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज कॉस्ट उतना ज़्यादा हाई है। तो जो जगह में कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई होगा, वो एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहेगा क्या? वहाँ पे कॉस्ट ही इतना ज़्यादा होगा कि सेलिंग करने के बाद भी प्रॉफिट होगा ही नहीं। राइट, देखना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड वेरियस पॉलिसीज and offer various incentives and benefits for the growth and promotion of small scale business at central level as well as at state level. The government assistance is transferred in the action through various agencies, departments and corporations. तो ये असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा एजेंसी और डिपार्टमेंट बनाया है। ठीक है, some of the support measures and programs meant for promotion of small and rural industries are grouped in the following two categories. तो 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेटअप किया है। एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है, कुछ इंस्टीट्यूशंस खोला है जो कि हेल्प करता है स्मॉल स्केल इन बिजनेसेस को। ठीक है, और दूसरा
गवर्नमेंट बहुत सारा इंसेंटिव्स देता है, बहुत सारा बेनिफिट्स देता है अगर हम हिली एरियाज में, रूरल एरियाज में बिजनेस करेंगे तो। ठीक है, तो दो टाइप का सपोर्ट है। एक है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब होता है स्पेशल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्पेशल गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं जो तुमको हेल्प करेगा बिजनेस सेटअप करने में, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। और दूसरा है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब तुम अगर लोन लोगे तो तुमको 3% कम में लोन मिल जाएगा, तुम कोई मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करोगे तो 15% सब्सिडी मिल जाएगा, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो 5,000 रुपये सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट का। इन सबको बोलते हैं इंसेंटिव्स। ठीक है, तो एक हो गया इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो अभी स्टार्ट पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेंटिव्स ऑफर्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट दो टाइप का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किया है, एक नेशनल लेवल पे और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है वो है NSIC, नेशनल स्टेट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NSIC खोला गया है नेशनल लेवल पे, और हर एक स्टेट में खोला गया है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। हमारे बरगढ़ में भी DIC ऑफिस है, प्राइवेट बस स्टैंड के पास है। ठीक है, तो हर एक जगह NSIC है, हर नेशनल लेवल पे है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर DIC ऑफिस खुला है। आज अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ से पैसा अरेंज होगा, कहाँ से मशीन आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बरगढ़ में DIC ऑफिस जा सकता हूँ, और DIC ऑफिस वाले मुझे हेल्प करेंगे मेरे बिजनेस को सेटअप करने में। क्लियर है? तो जो लोगों को आइडिया नहीं है बिजनेस सेटअप करने के बारे में, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ NSIC at the national level and DIC at the district level to set up their businesses. क्लियर है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हेल्प करता है किसी भी पर्सन को बिजनेस सेटअप करने में। क्लियर है? और दूसरा हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स देता है अगर हम लोग बिजनेस सेटअप करते हैं रूरल या बैकवर्ड एरियाज में तो। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फिर हम पढ़ेंगे इंसेंटिव्स ऑफर्ड। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर दो है, NSIC और DIC। ठीक है, पहला NSIC देखना, दिस वाज सेटअप इन 1955। सोचो कितना पहले से गवर्नमेंट सेटअप किया है NSIC, with a view of promoting and fostering the growth of SSI मतलब small scale industries in the country. The main focus on, क्या फोकस है NSIC का? पहला, to supply indigenous and imported machineries। कोई भी बिजनेस को अगर बाहर फॉरेन से मशीनरीज चाहिए तो NSIC हेल्प करता है बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करने में, और धीरे धीरे करके हम पैसा दे सकते हैं। ठीक है, आज अगर 1 करोड़ का मशीन खरीद रहे हैं, 1 करोड़ रुपए आज अभी देना पड़ेगा, तो हो सकता है बहुत लोग नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर 1-1 लाख रुपए करके EMI देना पड़ेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे लोग उसको बाय कर सकेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट करने में हेल्प करता है मशीनरीज। सेकेंड, अगर बाहर कंट्री से हमको रॉ मटेरियल मंगवाना है तो NSIC हमको हेल्प करता है बाहर कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदने में। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान, हमको पता नहीं कैसे बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो NSIC हमको एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो हमको हेल्प करेगा इंपोर्ट करने में रॉ मटेरियल्स को, हेल्प करेगा इंपोर्ट करने में मशीनरीज को, और हेल्प करेगा हमको एक्सपोर्ट करने में। अगर हमारे पास बहुत सारा फिनिश गुड्स है और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो NSIC हेल्प करेगा एक्सपोर्ट करने में। क्लियर? नेक्स्ट, हमको एडवाइस प्रोवाइड करेगा, मेंटर जैसा काम करेगा। हमको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है बिजनेस करने में, तो हम NSIC में पूछ सकते हैं उसके बारे में। दे विल प्रोवाइड अस द मेंटरशिप सर्विसेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम कभी कभी मुझे पूछ लो कि सर आगे क्या करें 12th के बाद, ये करें क्या, वो करें क्या, तुमको कुछ मन में डाउट है, यू कैन आस्क इट। इसको बोलते हैं मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब हमको कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा जानता है उसके बारे में हम उनसे पूछ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेंटरशिप। तो मुझे अगर बिजनेस के बारे में उतना आइडिया नहीं है, कोई डाउट है बिजनेस के बारे में,
तो मैं एडवाइस ले सकता हूँ NSIC से। ठीक है, NSIC कोई पर्सन नहीं है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे 100 ऑफ पीपल काम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। छोटे बिजनेस को टेक्नोलॉजी नहीं पता रहता तो टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने में, डेवलप करने में। क्लियर। तो बेसिकली NSIC हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में और कुछ नहीं। सब प्रकार का हेल्प कर रहा है, मेंटरशिप या एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से इंपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सब डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है। तो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है और उसको ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है तो ही और सी कैन गो टू द NSIC ऑफिस और NSIC वाले हेल्प करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो नेशनल लेवल पे सेटअप है। अब हर छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट में भी कोई एक एसोसिएशन होना चाहिए। तो बाद में ये रियलाइज हुआ कि खाली नेशनल लेवल पे होने से नहीं होगा। आज बरगढ़ में मुझे बिजनेस सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं नेशनल लेवल वाला ऑर्गेनाइजेशन विजिट ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी होना जरूरी है। तो बाद में 1978 में 20-25 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इसको ओपन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन द ईयर 1978 DIC ऑफिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। DIC प्रोग्राम लाया गया जहाँ पे यही सेम चीज अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट DIC ऑफिस खोलता है और DIC ऑफिस में हमको वही सब हेल्प जो है अब हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल होगा। क्लियर है। आज बरगढ़ में जितना भी इंडस्ट्रीज है, चाहे एग्जाम्पल में कोई बेकरी हो, कोई मिठाई दुकान हो जैसे पिपलानी है, कोई बेकरी है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई राइस मिल है, कोई ऑयल मिल है, ठीक है, कोई प्रेस है, ये सब के सब बरगढ़ में DIC में रजिस्टर्ड होते हैं। सब बरगढ़ में DIC ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, सबको DIC बहुत सारा हेल्प प्रोवाइड करता है बिजनेस करने में। सबसे बड़ा जो हेल्प प्रोवाइड होता है वो होता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है। ठीक है, आज अगर हम DIC ऑफिस में आज सोच लो हम एक बेकरी खोल रहे हैं, एक मिठाई का सोच लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मिठाई का प्लांट बिठा रहे हैं, तो हमको वहाँ पे लोन चाहिए होगा, हो सकता है लोन में हो सकता है मार्केट में 12% या 9-10% में इंटरेस्ट में मिल रहा है। लेकिन अगर हम DIC ऑफिस के थ्रू लोन को प्रोसेस करेंगे तो वो 3% 4% कम में हमको लोन मिलेगा। क्लियर है। तो DIC ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो है लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों से मिलता है हेल्प। तो DIC वाले अगर अप्रूव कर देंगे तुम्हारे बिजनेस को तो बैंक जो है 3-4% कम में जो है तुमको लोन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। हम लोग का रोज का ही काम है DIC ऑफिस से लोन करवाने का। ठीक है, तो कोई बड़े जितने सारे बिजनेसेस आते हैं सबको लोन का ज़रूरत होता है, सबको DIC ऑफिस के थ्रू अगर हम लोग लोन करवाएंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्लियर है। देखना, तो DIC बरगढ़ में प्राइवेट बस स्टैंड के पास है। देखना, द DIC प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर May 1, 1978। तो पहले तो सिर्फ नेशनल में था, बाद में 20 साल बाद रियलाइज हुआ कि हर एक स्टेट में भी होना चाहिए, तो DIC स्टार्ट हुआ। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। To provide assistance to small scale industries at the district level, right? This center provide all the promotional activities such as identification of suitable schemes, preparation of feasibility report, arranging credit, etc. तो तुमको हेल्प करते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब तुम कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो तो तुमको वो लोग हेल्प कर सकते हैं गाइड करने में कि ये बिजनेस ठीक रहेगा या फिर नहीं। तो DIC वाले हो सकता है तुम्हारा बिजनेस का रिपोर्ट पढ़ के तुमको गाइड कर दें कि वो बिजनेस ओपन करना सही होगा कि नहीं।
अगर सही है तो हेल्प कर देंगे पैसा अरेंज करने में, राइट। दिस सेंटर प्रमोट्स एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड इन रूरल एरियाज। DIC is the institution at the district level which provides all the services and support to entrepreneur for setting up small scale industries. तो एक entrepreneur को जो भी हेल्प चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए वो हेल्प DIC ऑफिस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? ये तो सेम ही चीज है, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अरेंजिंग क्रेडिट, ये तो ऊपर भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट, broadly DICs are trying to bring change in the attitude of rural entrepreneur. The DIC is emerging as the local focal point for economic and industrial growth. तो रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहा है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ला रहा है, बिकॉज हेल्प कर रहा है बिजनेस सेटअप करने में। अगर बिजनेस सेटअप होगा तभी एक एरिया का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? तो आज तुम देख रहे हो बरगढ़ में जो भी डेवलपमेंट है या जो भी डेवलपमेंट होगा आगे चल के, ऑल इज बिकॉज ऑफ द बिजनेसेस। जितना भी बिजनेस है बरगढ़ में, वो बिजनेस के वजह से ही एरिया में डेवलपमेंट है। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा, इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं रहेंगे कि एरिया में, तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, तो देयर विल बी नो इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो DIC हेल्प करता है बिजनेस सेटअप करने में। क्लियर है ये? तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये हुआ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। क्लियर है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दो टाइप से हो सकता है। एक हो गया NSIC और दूसरा हो गया DIC। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आज अगर हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलते हैं तो गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या हेल्प प्रोवाइड करेगा SSI को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या इंसेंटिव्स है गवर्नमेंट का अगर हम रूरल एरियाज में बिजनेस सेटअप करेंगे तो। ठीक है, देखना। आफ्टर इंडिपेंडेंस some areas in our country are developing rapidly whereas some areas remain backward. इंडिपेंडेंस पर ये देखा गया कि कुछ एरिया तो अच्छा डेवलप हो रहा है, जैसे मेट्रो सिटीज अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ एरिया जो है वो बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड रह गया है। तो इन एरियाज को भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है अगर हम इन एरियाज में बिजनेस करेंगे तो, राइट। तो आज अगर हम रूरल एरियाज में बिजनेस करेंगे, हिली एरियाज में बिजनेस करेंगे, तो हमको बहुत सारा इंसेंटिव्स मिलेगा। क्लियर है? आज जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तुमको देता हूं, जैसे गवर्नमेंट एक एरिया में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कश्मीर है या सिक्किम है, गैंगटॉक है, दार्जिलिंग है, ये सब एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट किया क्योंकि माउंटेन एरियाज है। माउंटेन एरियाज में बिजनेस कम चलेगा लेकिन टूरिज्म अच्छा चलेगा, लोग घूमने आएंगे ऐसे जगह। ठीक है, तो गवर्नमेंट फ्री में जो कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है, होटल के जो बड़े बड़े कंपनीज है, उनको फ्री में ज़मीन दिया अपने एरियाज में ताकि उस एरिया में वो कंपनी लोग होटल बनाए। अगर अच्छा होटल होगा एरिया में तो लोग वहाँ पे घूमने आएंगे क्योंकि अच्छा रहने का फैसिलिटी होगा। तो आज दार्जिलिंग, सिक्किम, कश्मीर, ठीक है, या फिर हमारा केरला, ठीक है, ये सब एरियाज में गवर्नमेंट फ्री में जो है ज़मीन दिया है। किस लिए? सिर्फ उस एरिया में होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं ओपन करने के लिए। उससे क्या होगा? जब खाने पीने का सुविधा होगा, घूमने का सुविधा होगा, रहने का सुविधा होगा, तो लोग ज़्यादा उस एरिया में विजिट करेंगे। क्लियर है? सेम गोज फॉर गोवा एज वेल। गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड टूरिज्म इन गोवा, केरल हो गया, ठीक है, माउंटेन एरिया सारा हो गया, ये सब एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट किया है। क्लियर? तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हम ऐसे एरियाज में बिजनेस करेंगे तो? कौन से एरियाज में? रूरल एरियाज या बैकवर्ड हिली एरियाज। ठीक है, पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट अ कंसेशनल रेट, या तो फ्री में या कम रेट में
हमको जमीन मिलेगा, ठीक है। हाँ, परमानेंट मिलता है। जैसे एग्जांपल रायपुर में, नया रायपुर में जो मेफेयर है, 200 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फ्री में दिया है मेफेयर को, सिर्फ मेफेयर होटल वहाँ पे बनेगा इसीलिए। क्यों? लीज में भी देते हैं और फ्री में भी देते हैं, ठीक है। जैसे मेफेयर है रायपुर मेफेयर, उसको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए वहाँ पे फ्री में जमीन दिया गया है। तो मैक्सिमम जो तुम देखते हो बड़े बड़े होटल्स, उसमें जो जमीन है वो फ्री में मिला है उनको गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, जंगल एरियाज में भी रहते हैं, या तुम देखो कि कितना कितना एरिया खाली पड़ा रहता है बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, फ्री में मिला है जमीन, क्या दिक्कत है, खाली भी पड़ा है तो खुद जमीन खरीद के बनाएंगे तो दे विल वैल्यू द लैंड, बट फ्री में मिला हुआ है तो दे आर ओनली हैविंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का खर्चा लग रहा है, जमीन का खर्चा नहीं लग रहा है, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस होगा ही कि हम लोग कितने साल तक वहाँ कम से कम बिजनेस करेंगे, कितना से ऊपर रेट नहीं रख सकते, ऐसे करके उसका टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, है ना। जमीन सरकार से ले ले, अपना होटल बनाया, यार टाइम चला नहीं। गवर्नमेंट हमेशा उसमें स्कोप रखता है कि जमीन वापस लेने का, तो जो क्लॉज होगा उसमें एक मिनिमम कंडीशन होगा, कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जमीन वापस ले सकता है। तुम 10 साल या 20 साल या 50 साल जो भी लिखा होगा उससे पहले बंद कर रहे होगे तो गवर्नमेंट जमीन रिटर्न भी ले सकता है ना। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज। पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में लाने का कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होगा, उस एरिया में डेवलपमेंट होगा। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है। ज़्यादातर तुम देखोगे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है वो गवर्नमेंट रूरल या बैकवर्ड एरियाज में ओपन करने का कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स, एक एक एरिया को इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाता है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनने से क्या होगा, उस एरिया में बहुत सारा इंडस्ट्रीज एक साथ ओपन होगा, और वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हमको गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट्स देगा, राइट। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेस नहीं हो सकता अगर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, पावर, ये सब अगर अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ताकि लोग अच्छे से बिजनेस कर सकें और बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, पावर एटसेट्रा। क्लियर है। आज जैसे तुम देख रहे हो एग्जांपल लेट से बरगढ़ का, यू विल सी अ रैपिड चेंजेस इन द रोड्स ऑफ बरगढ़, है ना, एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज इन द पावर सप्लाई ऑल्सो। आज तुम देखते हो पावर कट होता है बहुत, अभी तो धनु यात्रा के लिए पावर कट और भी ज़्यादा हो रहा है, बट आई कैन 100% गारंटी दैट कि 2 साल के अंदर, जैसे बड़े सिटीज़ में लाइन नहीं जाता है, कभी कभार जाता है, 2-4 महीना में कभी 5 मिनट के लिए लाइन गया, वरना लाइन नहीं जाता है, बरगढ़ में भी 100% 2 साल के अंदर ऐसा टाइम आ जाएगा जब पावर सप्लाई कट नहीं होगा। इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है टाटा पावर, आई हैव सीन इट क्लोजली, कि टाटा पावर इतना अच्छा काम कर रहा है कि और 2-3 साल के अंदर इतना अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट बरगढ़ का पावर सप्लाई कि लाइन कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम हो रहा होगा 100%, क्योंकि अभी काम चल रहा है, काम चलेगा तो पावर काटना पड़ेगा, तभी तो पोल शिफ्टिंग हो पाएगा, नया वायर्स बिछा पाएंगे, नया पोल गाड़ पाएंगे, उस सब के लिए पावर कट करना ही पड़ेगा। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1-2 ईयर्स ये सब सेटल हो जाएगा एंड देयर विल बी नो पावर कट ऑल्सो, राइट। जैसे बड़े सिटीज में, कलकत्ता में कभी लाइन नहीं जाता है, लाइन जाता ही नहीं है, ठीक है, लोगों के घर में इन्वर्टर ही नहीं है, वो लाइन जाता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसा टाइम यहाँ पे भी आ ही जाएगा थोड़ा दिन में, राइट। क्लियर। जो कंपनी इन्वर्टर बना रहा है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है ना, वो तो प्राइवेट कंपनी है। बल्कि अगर लाइन जा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है। कैसे समझना, बस उसका पैसा नहीं मिल रहा है। आज तुम सोचो अगर मेरे घर में 24 घंटा लाइन रहेगा
तो मैं 24 घंटा सोच लो एसी चलाऊंगा तो बिल उठेगा, गवर्नमेंट को पैसा दूंगा 24 घंटा का एसी का। लेकिन दिन में गवर्नमेंट 4 घंटा लाइन ही काट देता है, तो वो 4 घंटा तो एसी नहीं चलता, तो मैं 20 ही घंटा एसी चला पाता हूँ, तो 20 ही घंटा का बिल उठता है, 20 ही घंटा का पैसा देता हूँ, तो 4 घंटा का पैसा गवर्नमेंट का ही तो नुकसान हो रहा है पावर कट होने से। तो सब पावर कट होने से सबसे ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा कि पावर कट हो। तुमको जैसे असुविधा हो रहा है पावर कट होने से, उससे ज्यादा नुकसान तो गवर्नमेंट को हो रहा है पावर कट होने से। अगर पावर कट नहीं होगा तो तुम तो सेटिस्फाइड रहोगे, एज अ कस्टमर यू आर सेटिस्फाइड कि पावर कट नहीं होता, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को डबल फायदा उसमें, क्योंकि पावर कट नहीं होगा तो 24 आवर्स जो है लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो ज्यादा बिल उठेगा, ज्यादा बिल उठेगा तो ज्यादा पैसा कलेक्शन होगा, राइट। आज तो 10 या 20% टाइम तो लाइन ही नहीं रहता है, तो वो 10-20% टाइम तो बिल नहीं उठ रहा ना। पावर कट नहीं होगा तो वो 20% टाइम जो लाइन नहीं रहता है दिन में, वो 20% टाइम तो लाइन रहेगा तो बिल उठेगा, राइट। हाँ, तो वही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो इसलिए कट हो रहा है क्योंकि वो रिपेयर का काम चल रहा है, तो रिपेयर का काम चलेगा तो पावर कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफरिंग टैक्स कंसेशंस, टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर हम रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करेंगे तो हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स फ्री होगा। पहला 3 साल या पहला 5 साल हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस, लोन मिलेगा, किसमें? एट अ कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडीज मिलेगा। सब्सिडीज जैसे तुम ईवी में देखे होगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 3000-5000 का सब्सिडी है। रीजन नहीं, ज्यादा नहीं है, 3000 या 5000 है, 18,000 रुपये मिल रहा है सब्सिडी। फायदा ही फायदा है, बोले ना। कौन सा ईवी में ले रहे हो तुम, कौन? हीरो वाला, ठीक है। तो जो भी सब्सिडी मिल रहा है तो सोच के देखो फिर तो कितना फायदा है, 18,000 का सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्यों दे रहा है सब्सिडी? प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सब्सिडी देने का रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। तो किस किस चीज में प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देता है? सबसे पहला, अगर हम रॉ मटेरियल्स मंगाएंगे, तो रॉ मटेरियल्स मंगाने में सब्सिडी मिलेगा हमको, ठीक है। दूसरा, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाएंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। तीसरा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो उसमें भी हमको सब्सिडी मिलेगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप्स ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज, कैपिटल सब्सिडी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कोई जमीन खरीदे, बिल्डिंग बनाए। कैपिटल सब्सिडी हो गया कोई मशीनरी खरीदे, फर्नीचर खरीदे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो गया सामान मंगवाए, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट हमको वापस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। और भी बहुत सारा स्पेशल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बनाया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। क्लियर है? So these are all incentives offered by the government. Clear है? So this is all about the chapter 8. Clear है? इतना पढ़ेंगे हम लोग, chapter 8 is completed. नया chapter we will start in the new class, right? तो chapter 9 बाद में start करेंगे. Online students can leave.